हेलो दोस्तों, आज हम एक डिस्कस करेंगे एक छोटे से टॉपिक और इजी टॉपिक वायुमंडल के बारे में। तो वायुमंडल के बारे में वैसे तो आप लोग जानते होंगे बहुत चीज़ की क्या होता है, लेकिन इसको हम इजी टॉपिक पढ़ेंगे और जो विभिन्न गैसें होती हैं उनकी प्रतिशतता कितनी होती है, उनका उपयोग क्या है और क्या क्या चीज़ कैसे वो पैदा होती हैं और उनके बारे में आज हम कुछ अध्ययन करेंगे। तो उसके बारे में चलिए आज हम जल्दी 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 पढ़ लेते हैं इसको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और उससे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो पढ़ते हैं हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल को अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक। और इसके डिफिनेशन के बारे में कोई पूछे कि वायुमंडल क्या होता है, तो वायुमंडल के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो ये है कि पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हमारी पृथ्वी है, ये करोड़ से लेकर जमीन के पूरी मतलब जो पृथ्वी है मान लीजिए है, तो इसके ऊपर जो ये हवा जो होता है वायु का कवर, उसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद वायुमंडल के ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान यानी कि एयरोलॉजी कहते हैं, जिसको इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं AEROLOGY, एयरोलॉजी। वायुमंडल के अध्ययन को एयरोलॉजी कहते हैं, ठीक। और ऊपरी परत को और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटेरोलॉजी। अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में आपको बताएंगे कि कौन कौन से गैसीय वायुमंडल में होती हैं। तो जैसे कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें गैसों का कुछ प्रतिशत बनाया गया है, जिसमें से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद CO2, उसके बाद अन्य गैसें भी पाई जाती हैं, जिनमें आर्गन हो गया और भी बहुत सारे गैसें जो मिक्स गैसें पाई जाती हैं। इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है 78%। इसको आप 78% कह सकते हैं, फिर 78.07 बहुत बुक में लिखा रहता है। फिर 21% ऑक्सीजन रहता है, ये भी नियर अबाउट 21% रहता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है 0.03% कह सकते हैं, या फिर और भी 0.3, कई कई परसेंट 0.04 भी रहता है, कई चीज़ में लिखा रहता है, लेकिन आप इसको ऐसा मान सकते हैं 78, 21, 03। और इस पर आर्गन प्लस इसमें ETC अन्य सभी गैसें पाई जाती हैं। तो ये में नॉर्मली प्रतिशत रहता है, ठीक। और अब हम बात करेंगे मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा है कि नाइट्रोजन जो गैस पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे और वायुमंडल में इसका क्या उपयोग है, क्या कैसे होता है, ठीक। तो इसमें दिखाया है कि इसके बारे में आप सुनते रहिए, मैं बोल रहा हूँ। इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों से अधिक है, ठीक। नोट करते रहिए, याद करते रहिए। सबसे पहला इसका खासियत ये है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवन की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का आभास होता है। यानी कि वायु दाब के लिए उपयोगी है। पवन की शक्ति, जो पवन हमें धक्का देती है, उड़ जाता है कोई सामान, तो इसी वायु नाइट्रोजन की वजह से है। और उसके बाद प्रकाश का परिवर्तन इसी की वजह से महसूस होता है। यह गैस, इस गैस का कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, स्वाद नहीं है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का एक खासियत नोट कर लीजिए, रंगहीन, उसके बाद गंधहीन, उसके बाद स्वादहीन, ठीक। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, नाइट्रोजन रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है, ठीक। उसका नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेज़ी से जलने से बचाती है। यानी कि अगर कोई चीज़ है उसमें से नाइट्रोजन हटा लीजिए तो उस जगह को कवर क्या कर लेगा, ऑक्सीजन कर लेगा। तो इससे ये होगा कि सामान बहुत जल्दी जलेगी। तो इसमें नाइट्रोजन रहता है तो सामान जल्दी जलता नहीं है, ठीक। अगर वायुमंडल नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता है, या फिर असंभव कह लीजिए हो जाता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है, जो भोजन का मुख्य अंग है। यह गैस वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। यानी कि धरती के तल से 128 किलोमीटर, ये धरती है तो उसके तल से 128 किलोमीटर तक फैली हुई है वायुमंडल में। तब हो गया ऑक्सीजन, हम लोग नाइट्रोजन पढ़ लिए। नाइट्रोजन के बारे में कई क्या क्या चीज़ें आप जाने हैं। सबसे पहले सबसे ज़्यादा है रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन है, 128 किलोमीटर तक पाई जाती है। प्रोटीन का पौधों में निर्माण करती है, अगर इसके अनुपस्थिति में आग बहुत तेज जलता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे O2, हमारा प्यारा ऑक्सीजन। तो ये अन्य पदार्थों के साथ मिलकर जलने का कार्य करता है, ये बचपन में इससे पढ़े होंगे आप। ये जलाने में सहायक होता है, कोई भी चीज़ को हेल्प करता है। उसके बाद ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं।
यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। यह गैस वायुमंडल में 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, परंतु 16 मीटर से ऊपर जाने पर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। यह 64 किलोमीटर तक फैली होती है और वायुमंडल में 16 से ऊपर जाएंगे तो घटने लगेगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये सब कम में एग्जाम सबसे ज़्यादा यही पूछ जाता है कि इसका प्रतिशत क्या है। 21% नियर अबाउट रहता है। यह जलाने में सहायक होता है। ठीक, तो इतना चीज़ आपको जानना है। कभी अब आते हैं CO2 के। यहाँ पर C लगा दिए, हो जाएगा। अब इस चीज़ों को काट दीजिए। CO2 की खासियत यह है कि ये आग को बुझाने में सहायता करता है। बुझाने को यह यूज होता है, आग बुझा देगा। ठीक, यह सबसे भारी गैस है वायुमंडल की और इस कारण यह सबसे निचले परत में मिलती है और इसका विस्तार 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरण के लिए अपरागम्य है। यानी कि CO2 वायुमंडल में बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो धरती पे जो आएगा प्रकाश वो आने जाएगा लेकिन लौटने नहीं देता है। वही पहला है कि आने वाले के लिए परागम्य और जाने वाले के लिए अपरागम्य होता है। तो ये चीज़ बताई गई है। अतः यह कांच घर या पौधों पर पौधा घर प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं और वायुमंडल के निचली परत को गर्म रखता है। इसका यही काम है। चौथा हम लोग पढ़ेंगे O3, ओजोन। ओजोन के बारे में आप कुछ जानते होंगे। यह ऑक्सीजन का एक वो है। यह गैस ऑक्सीजन का ही एक विशेष रूप है जिसमें ऑक्सीजन में O2 होता है, इसमें O3 होता है। ठीक, यह वायुमंडल के अधिक ऊंचाइयों पर अति न्यून मात्रा में मिलता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण, पराबैंगनी किरण जो होता है पराबैंगनी, इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी लाइट। यूवी लाइट आप सुने होंगे नाम, अल्ट्रा वायलेट किरण कहते हैं। तो उनको बहुत कुछ अंश तक अवशोषित कर लेता है। यह 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। 10 से लेके 50 km तक की ऊंचाई पर केंद्रित रहता है। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने पर सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंच सकती है और कैंसर की बीमारी होने लगती है। तो आपको इसमें यह चीज़ याद करना है कि O2 से ही O3 बनता है। 10 से 50 किलोमीटर पर यह रहता है। अगर यह पराबैंगनी किरण जो धरती पर आती है सूर्य से, अगर यह नहीं रहेगा तो अगर इसमें छेद हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, कोई भी कारण से अगर इसमें परत में कमजोरी आई, जो इससे किरण नीचे आएगा और जब हमारे स्किन पे पड़ता है तो उससे कैंसर हो जाता है। तो ये चीज़ याद रखना है। ओजोन परत का क्षरण होता है तो कैंसर का कारण बनता है। एग्जाम में बहुत बार पूछता है। ठीक, अब वायुमंडल में कुछ चीज़ें होती हैं जो जलवाष्प होती हैं, तो जलवाष्प के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। जलवाष्प क्या होती हैं? जलवाष्प में लिखिए कि पढ़िए सुनिए कि जलवाष्प, वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील तथा असमान वितरण वाली गैस है। वायुमंडल में संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही रहता है। इसके संघनन होने के कारण बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, तुषार, हिम आदि का निर्माण होता है। विभिन्न प्रकार के तूफानों को जलवाष्प से ही ऊर्जा प्राप्त होती है। जलवाष्प सूर्य के आने वाले सूर्य तप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को संजोए रखता है। इस प्रकार का यह कंबल का काम करता है और जिससे पृथ्वी न तो अत्यधिक गर्म हो पाती है न तो अत्यधिक ठंडी हो सकती है। जलवाष्प के संघनन में वृष्टि होती है और वायुमंडल की स्थिरता भी जलवाष्प में नियंत्रण रखती है। ठीक, ये चीज़ें थी। आप इसको जलवाष्प का बहुत ज़्यादा एग्जाम नहीं पूछता, लेकिन इसको आप जानते होंगे। बस आपने यही याद रखना है कि संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ही सीमित होता है और जो बारिश होती है, बादल बनते हैं, वो सब जलवाष्प के ही कारण होता है। और इसमें नोट करने वाली बात है कि जलवाष्प के अलावा सूर्य तप तथा सूर्य विकिरण का अवशोषण ऑक्सीजन, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें भी करती हैं। और इसमें नोट कर लीजिए कि आकाश का रंग नीला धूल कल के कारण ही दिखाई देता है। प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी में, उस वजह से। और पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो पृथ्वी का ताप बना रहता है CO2 के कारण और प्लस जलवाष्प के कारण। तो ये चीज़ होता है तापमान बनाने के लिए, ये दोनों चीज़ उत्तरदायी होते हैं। और वायुमंडल की संरचना हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में वायुमंडल की संरचना, इसमें होता है TSM TE, इस तरह एक होता है। TSM TE का मतलब ये होता है कि जैसे इसको एक ट्रिक है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर,
इसी प्रकार ओजोनोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।